नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 का टॉपिक नंबर 9.1 हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। हम लोग ये सवाल कंटिन्यूसली आस्क कर सकते सेम वे में कि किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम लोग इसका आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर पा सकते हैं। तो आंसर जानने के लिए हम लोग को केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग कोई लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे कोई वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर लेंगे, ठीक, और उसको ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, जिसका फॉर्मूला है Cl3CCOOH। यूज़ करेंगे उसके लिए कुछ भी थकुचने वाला चीज़ जैसे कि मोटार और पेस्टल। तो हम लोग ऑब्टेन करेंगे एक थिक स्लरी, मतलब स्लरी में चिपचिपा, थिक मतलब थिक, ओके। अगर हम लोग उसको छाने कोई चीज़ क्लॉथ से या फिर सूती का कपड़ा से, तो हम लोग ऑब्टेन करेंगे दो टाइप का फ्रैक्शन। एक तो जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और ज़्यादा टेक्निकली बोला जाए तो उसको एसिड सॉल्यूबल पूल कहते हैं, और दूसरा है द रेटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट जो है 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड किए हैं एसिड सॉल्यूबल पूल में। हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एनालाइज किया जाता है कोई लिविंग टिश्यू सैंपल को, और आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें क्या पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आखिर ये कहना सही रहेगा कि कोई भी जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड, तो वो जो एक्सट्रैक्ट किए हैं अब उसको मतलब मुद्दा बन जाता है कि अब उसको कैसे वेरियस सेपरेशन टेक्निक उसमें लगा के उसको सेपरेट करें, जब तक वो सेपरेट नहीं हो जाता है और भी दूसरे कंपाउंड से, ओके। तो और दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो आइसोलेट करते हैं या फिर प्यूरिफाई करते हैं हम लोग कंपाउंड को, कि वो दूसरे कंपाउंड से अलग हो के अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बताएगा, कि मतलब इसमें कार्बन है तो इसमें ये है वो है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी है वो सब। एनालिटिकल टेक्निक जो होता है हम लोग को वो बताता है, जब हम लोग अप्लाई करते हैं एनालिटिकल टेक्निक तो वो हम लोग को बताता है, आइडिया देता है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा, और कंपाउंड का प्रोबेबल स्ट्रक्चर बताता है। जितना भी कार्बन कंपाउंड है जो कि हम लोग लिविंग टिश्यू से हम लोग लेते हैं उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाउएवर जो एलिमेंट और कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी होता है, अब ये बताने वाला बात है, हाँ बताने वाला बात है, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो तो लिविंग है तो उसमें इनऑर्गेनिक क्यों रहेगा, ऑर्गेनिक ही होगा सिर्फ। नहीं, उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी है। ये हम लोग कैसे जाने, तो ये हम लोग कैसे जाने कि एक स्लाइटली डिफरेंट लेकिन थोड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट जो है उसको करना पड़ता है क्या किया गया। तो हम लोग को ये मालूम पड़ा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू लेंगे, कह लीजिए कि पत्ता या फिर लीवर, और इसको मान लीजिए कि ये वेट है, गीला वजन वाला है, मतलब लीफ जैसे इसको थोड़ा सा कूचिएगा या कुछ तो पानी जैसा निकलता है, और लीवर में तो खुद पानी जैसा है, वो ब्लड रहता है ना। तो अभी ये वेट है, और इसको क्या कीजिए कि ड्राई कर दीजिए, फिर क्या जो वाटर है इवापोरेट हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ मटेरियल रहेगा वो अब हम लोग को ड्राई वेट देगा, मतलब पानी तो निकल गया तो अब पानी तो है नहीं उसमें, तो यानी अब उसका वो ड्राई वेट बचा। अब क्या करना है कि टिश्यू को फुल्ली जला देना है, फिर जो कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, यानी CO2 या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में, और वो उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो क्या बचेगा रिमेनिंग में, जो कि है एस, उसको हम लोग एस कहते हैं, ओके। एस मतलब राख, और जो ये राख है वो कंटेन करता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब भी सीन किया जाता है एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। देयरफॉर जो एलिमेंटल एनालिसिस जो है हम लोग को बताता है सॉरी एलिमेंटल एनालिसिस जो है हम लोग को बताता है कि क्या क्या कंपोजिशन
एलिमेंट का क्या क्या कंपोजिशन है उस लिविंग टिश्यू में, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, etc। मतलब बताता है कि इसमें क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सब बता के पता चलता है हम लोग को कि ओ इसका एलिमेंटल कंपोजिशन ये है। हम लोग को ये सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब के थ्रू पता चलता है, ठीक। और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग कंपाउंड का, तो ये हम लोग को एक आइडिया देता है कि कौन सा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में। अगर हम लोग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एक्सेट्रा है, ये सब उसमें। लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग क्लासीफाई इसको करते हैं अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसेस, फैटी एसिड, ये सब में, ठीक। अमीनो एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है अमीनो ग्रुप, और एसिडिक ग्रुप जो कि सेम कार्बन पे रहता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जो कि है अल्फा कार्बन। यही कारण है कि इसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। वो सब जो है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, और ये सब 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाई करता है 4 वैलेंसी पोजीशन, ओके। वो सब क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप जो होता है वो आर ग्रुप से दिखाया जाता है। और वही आर ग्रुप के नेचर के तहत ही बहुत सारा अमीनो एसिड है। हाउएवर जो प्रोटीन में जो पाया जाता है वो बस 20 तरीके का ही होता है। जो आर ग्रुप है प्रोटीनीसियस अमीनो एसिड में, वो आर ग्रुप हो सकता है हाइड्रोजन। अगर वो आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो उस अमीनो एसिड को ग्लाइसिन कह देंगे। अगर वो आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो उस अमीनो एसिड को एलानिन कह देंगे। और वो आर ग्रुप अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है वहाँ पे तो सेरीन कह देंगे। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सब है। और 3 ये सब 20 में से 3 को फिगर नंबर 9.1 में दिखाया गया है, देख लीजिएगा। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड का इसेंशियली होता है अमीनो, कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप का, ये सब है। मतलब अमीनो एसिड जो है इसेंशियली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो, कार्बोक्सिल और आर फंक्शनल ग्रुप का है। और वही नंबर पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप देखें तो 3 टाइप का है ये। एक एसिडिक है, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, बेसिक है, लाइसिन आ जाएगा, इसमें न्यूट्रल है, वेलिन आ जाएगा। सिमिलरली जो है एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है वो है, एग्जांपल अगर देखें तो ट्रायोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफन। और एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है अमीनो एसिड का जो कि ये है कि आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 और COOH ग्रुप का होता है। सॉरी। हेंस कि यही कारण है कि सॉल्यूशन जो होता है वो डिफरेंट pH का होता है, क्योंकि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है। ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। इसमें डायग्राम जो बी है वो ज्विटेरो आयनिक फॉर्म में है। लिपिड जो है जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो सिंपली फैटी एसिड भी हो सकता है। फैटी एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है आर ग्रुप पे, ओके। आर ग्रुप जो है वो मिथाइल हो सकता है और इथाइल हो सकता है, और कोई भी हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकता है 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक। फॉर एग्जांपल पाल्मेटिक एसिड जो है उसके पास 16 कार्बन होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। एर्किडोनिक एसिड जो है उसके पास 20 कार्बन एटम होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब विथ एक और एक से ज़्यादा कार्बन का डबल बॉन्ड, ओके। अनदर सिंपल लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल है, जो कि है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। बहुत सारा लिपिड जो है वो
दोनों होता है, ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। यहाँ पे फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड पाया जाता है। वो हो सकता है मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स। ये सब को हम लोग ये भी कहते हैं फैट और ऑयल बेस्ड भी कहते हैं, बेस्ड ऑन, अच्छा ये सब को हम लोग फैट और ऑयल्स भी कहते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के तहत पे आधार पे। ओके, ऑयल जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए जिंजली ऑयल, और हेंस रिमेन एज, और यही कारण है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए यही कारण है कि ये ठंडा में भी ऑयल ही रहता है। क्या आप फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाजार में? कुछ लिपिड जो होता है वो उनके पास फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनके में, उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ये सब फाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। लेसिथीन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कुछ टिश्यू जो होता है स्पेशली न्यूरल टिश्यू होता है जिसके पास लिपिड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है उनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स में, उससे हाँ ओके। और कुछ जो होता है नाइट्रोजन बेसिस होता है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। हम लोग फाइंड करते हैं कि कुछ जो है शुगर के साथ जो अटैच रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और अच्छा, living organisms have a number of carbon compound in which heterocyclic rings can be found. लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जा सकता है। यही सब में से कुछ है नाइट्रोजन बेसिस, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। हम लोग इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग में शुगर को भी अटैच फाउंड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप अगर उसके साथ शुगर के साथ स्टेरिफाइड पाया गया तो हम लोग उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन और साइटिडाइन ये सब न्यूक्लियोसाइड्स है। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए कंसिस्ट बस न्यूक्लियोटाइड्स को करता है। डीएनए और आरएनए फंक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। ओके, ये सब बड़ा मस्त है। एग्जाम्पल इसको देख लीजिएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ओके ओके ओके, ये लाइन अच्छा था, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन। Living organisms have a number of carbon compound in which heterocyclic ring can be found. Some of these are nitrogen bases. इसमें ये सब आ जाएगा। और जब हम लोग अटैच पाएंगे इसको शुगर के साथ तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है शुगर के साथ स्टेरिफाइड तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे उसमें। अच्छा, और ये सब जो है एग्जाम्पल दिया हुआ ये सब हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को ही, बस डीएनए आरएनए फंक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। हाँ ठीक है, अच्छा टॉपिक था।